अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारी मुझे कहानियां भेजी जा रही हैं और तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह जितनी भी कहानियां हैं, चाहे वक्ती तौर पे या मुस्तकिल, जैसा भी देखूंगा मैं, मुझे बेहतर लगेगा, आप सबकी कहानियों को सुनाऊंगा ज़रूर। हो सकता है हफ्ते में मैं 4 इसकी एपिसोड कर दूं, 5 कर दूं, ताकि जितने भी लोग मुझे कहानियां भेज रहे हैं ताकि सबकी कहानी मैं शामिल कर सकूं। जब कहानियां कम हो जाएंगी फिर हफ्ते में हो सकता है 3 दिन कर दूं या वापस 4 दिन कर दूं, ये लेकिन इंशाल्लाह जल्दी फैसला कर लूँगा। लेकिन आप लोग जब कहानी भेजते हैं तो ये यकीन रखा करें, अगर आपने उन कायदों को मुकम्मल किया जो मैंने आपसे कहा हुआ है कि आखिरी लव स्टोरी आप लिखें और आपने लिख दी और ऊपर आपकी कहानी है, तो फिर आपकी कहानी लाजमी प्रोग्राम में शामिल होगी। लेट हो सकती है क्योंकि आपका नंबर है, आपसे पहले 40 लोगों ने भेजी हुई है, 50 लोगों ने भेजी हुई है, तो उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। और हफ्ते में 3 दिन है तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ लोग एक स्टोरी लफ्ज़ लिख के आगे अपना सवाल भेज देते हैं, तो उनको मैं सवाल का जवाब ही नहीं देता। जो झूठ का सहारा लेके मुझसे रब्ता कर रहा है तो उसको मैं जवाब नहीं देता। आज की स्टोरी एक मज़ेदार कहानी है जो मुझे लगा इस स्टोरी को पढ़ते हुए कि मैं खुद मज़हर मलिक, यानी एक इन्वेस्टिगेशन है जो मैं कर रहा हूं। राज प्रोग्राम मेरा जनून है, करता हूं, करता रहूंगा, कम कर रहा हूं। मेडिटेशन सिखा रहा हूं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक फीलिंग का नाम है, फील करना, महसूस करना। मैं जिन्नात को फील करने के लिए जाता हूं, उसी की रिकॉर्डिंग करता हूं। लेकिन लोगों ने ट्रेंड बना दिया है, शायद लोग उसको पसंद करते हैं। ठा 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 चीखो पुकार, ठा 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 चीखो पुकार। उस दौर में मुझे शर्म आती है। अब सच्ची बात है, मैं पीछे रह गया हूं। सब आगे चले गए, मैं बहुत पीछे रह गया हूं। मैं उस दौर में शायद शामिल भी नहीं होना चाहता। जिन तो एक और मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, हिडन एंटिटी है, बहुत सारी छुपी हुई मखलूक़ात है जिनको महसूस करने के लिए मैं किसी लोकेशन पे जाता हूँ, कुछ बैठना चाहता हूँ, आवाज़ सुनना चाहता हूँ, किसी ने कुछ कहा है। मेडिटेशन भी यही है, महसूस करना है, आंखों से देखना है। रूटीन की आंखें जो चीज़ें देखती हैं, हट के किसी चीज़ को ढूंढना है, कानों ने किसी और चीज़ को महसूस करना है। पहाड़ बोलते नहीं है, सुनसान खामोश पहाड़ों में आप बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ आई है तो कोई ऐसा है जो छुपा हुआ है और आपको नज़र नहीं आ रहा, कानों ने उसको महसूस कर लिया। मैं ये करने जाता हूँ। और ये कहानी भी इसी तरह की ही है। ये भेजी है, उन्होंने कहा मेरा रियल नेम जो है आमिर है और मक्का सऊदी अरेबिया में ये रहते हैं, वहाँ की कहानी है। और ये जो जगह है, हरम शरीफ से पहले एक पुल आता है जिसका नाम है, बल्कि नाम नहीं लेना चाहिए, कुबरी, इस पुल का मैं नाम नहीं लेता आमिर भाई। उसकी रीज़न ये है, आपने तो लिख दिया ले लें, लेकिन मैं नहीं लूँगा। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हरम शरीफ में, खाना काबा में, मक्का में हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं जिस तरह के आपने भेजा है। लेकिन वहाँ की हुकूमत उस पर पाबंदी लगाती है कि ये बातें बाहर ना जाएं, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है। हो सकती है बहुत सारे लोगों के साथ ये वाक़यात हुआ हो, कुछ ने बाहर निकाल दिया, कुछ ने इसलिए नहीं निकाला कि कोई और लोग भी ना डर जाएं। जिन लफ्ज़ ही इतना खौफनाक है, इससे बड़े बड़े डर जाते हैं। इसका मतलब में जिन है, आप सो नहीं सकेंगे। मैं इस घर में रहता हूँ, इस घर में ये मखलूक है, बेइंतहा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नेक हैं, फिरते हैं, हम लोग आदी हैं, नहीं डरते हम लोग, मियाँ बीवी। नया बंदे को आप आके यहाँ पे सुला के दिखाएं, उसको नींद नहीं आती, वो डर जाता है जब उसको पता होता है यहाँ पे जिन है। तो इसलिए शायद अच्छा करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत, कि इसको बाहर नहीं निकालती ताकि लोग डरे ना। कहानी कुछ इस तरह की है। ये जो पहले एक पुल कहते हैं, उससे पहले एक बिल्डिंग जो तकरीबन 6 से 7 मंजिला, पूरा साल यहाँ पे फ्लैट बने हुए थे। इससे इस 7 मंजिला इमारत के अंदर लोगों की रिहाइश होती थी, लेकिन उनका एग्रीमेंट इस तरह का होता था कि जब हज का सीज़न आएगा, हज का मौका आएगा, तो उनको ये अपने फ्लैट सारे खाली करके देने होंगे। अब मैं इससे वजाहत नहीं पूछ सका, परमानेंटली खाली करवा लेते हैं या आर्जी तौर पे खाली करवाते हैं, लेकिन ये उनका जो मुआहदा तय होता था उसमें शामिल होती थी ये शर्त। जो भी फैमिली यहाँ पे रहेगी, उसमें बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने नाम गिनवाए हैं, उसमें नाम छोड़ दें, पर बहुत सारे मुल्क हैं।
कि वो जब वहाँ पे रहेंगे तो उनके साथ ये मुआहदा होता था कि हज के मौके पे इन घरों को जो उस 7 मंजिला इमारत के अंदर थे खाली कर दिया जाएगा। ये तो हिस्ट्री नहीं पता कि वो इमारत कब बनी थी, लेकिन कुछ वाकयात उसके अंदर ऐसे जरूर हुए थे, छुपाने के बावजूद भी वो वाकयात बाहर निकल गए थे। पहली तो यही रूटीन थी, क्योंकि मैं भी, अल्लाह ताला ने मुझे 2-3 दफ़ा मौका दिया इस शहादत का, मैं गया हूं वहां पे। आप होटल में सिर्फ कुछ घंटों की नींद पूरी करने के लिए जाते हैं, 3-4 घंटे, 3 घंटे आप नींद पूरी करते हैं और फौरी तौर पे उठते हैं, पैदल ही चलते हुए एहराम बांधते हैं और पैदल ही चलते हुए खाना काबा तक आप पहुंच जाते हैं, तवाफ करते हैं, अपना उम्रा मुकम्मल करते हैं और वहीं से सारा दिन वहां पे आप गुजार देते हैं। आब ज़मज़म आपको पीने के लिए मिल जाता है, खाने का भी क्या होता है कुछ समझ नहीं आता, बस एक वसीला बन जाता है, या खा भी ले तो होश ही नहीं होता ना खाने का ना पीने का। बहरहाल एक जिस्म है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त है, जब कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती है तो इंसान पैदल चलता हुआ वापस आता है कमरे में, धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि जो नींद भी है वो भी इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है। कुछ घंटे की नींद लेके फिर इंसान अगले दिन फिर शामिल हो जाता है। इसी तरह इस बिल्डिंग में पहला वाकया तब हुआ जब इस बिल्डिंग को हज के मौके पे खाली करा लिया गया। तकरीबन 1-1.5 महीना ये बिल्डिंग खाली होती थी और इसमें पहले से ही मुख्तलिफ एजेंट्स या जो उनका एक सिलसिला होगा, उनको उन फ्लैट्स जो एक पूरे घर एक किस्म के बने हुए थे, फ्लैट बने हुए थे, उनकी बुकिंग कर ली जाती और जैसे ही बिल्डिंग खाली होती वो लोग आना शुरू हो जाते, मुख्तलिफ मुल्कों से हाजी आते, आके उस घरों के अंदर रिहाइश रखते। ज़रूरियात ज़िंदगी की वहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी, खाना पीना वैसे भी जो वहाँ पे हाजी होते हैं उनको बर्तनों की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, डिस्पोजेबल कप, डिस्पोजेबल प्लेट्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की, शापर में लपेटा, फेंक दी। पानी, गैस और इस तरह की तमाम चीज़ें फिर भी इस फ्लैटों के अंदर मौजूद थी। फैमिलीज आ चुकी थी, फैमिलीज इनके अंदर रह रही थी। ये आधी रात का वक्त था। आज ये पूरी जो बिल्डिंग थी पूरी भरी हुई नहीं थी, अभी लोग आना शुरू हुए थे। हज में कुछ लोग पहले आते हैं, कोई टाइम पे आते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, हज शुरू होने से चंद दिन पहले ही लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी पहले पहुंच जाते हैं। और इस दफ़ा ऐसे ही हुआ, जैसे ही खाली हुआ तो उसकी जो बुकिंग हुई थी 3 से 4 फैमिलीज इस बिल्डिंग के अंदर आबाद हो गई। आज पहली रात थी उन 4 फैमिलीज को जिनकी बुकिंग की गई थी, वो इन फ्लैटों के अंदर, इस प्लाजे के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, होटल तो नहीं कहना चाहिए, वो मौजूद थे। हरम के इर्द गिर्द लोग चक्कर काट रहे थे, खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ हो रहा था। लेकिन ये जो चंद फैमिलीज के लोग, इनमें से इनके कुछ लोग तवाफ के लिए चले गए थे, उम्रा करने के लिए चले गए थे, कुछ यहां पे मौजूद थे। पूरा एक घर सिस्टम बनाया होता था, सिंगल बेडरूम का घर, साथ में किचन बाथरूम, डबल बेडरूम का घर, किचन बाथरूम अटैच, सारा इस तरह के फ्लैट्स थे। आधी रात का वक्त था कि जितनी भी फैमिलीज थी वो अपने अपने कमरों में मौजूद थी। कोई तो इतनी लंबी फ्लाइट लेके आया हुआ था कि थकावट से उसका बुरा हाल था। फितरत है, नींद जब तक आप पूरी नहीं करेंगे तो इबादत भी आपकी अच्छी तरीके से नहीं होती। आप नींद पूरी करके इबादत करेंगे तो मजा आएगा, वरना नींद के झटके लगते हैं, ये इंसानी फितरत है। उस रात उनको महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई और भी है, जैसे खुद से दरवाजा एक फैमिली का खुल गया। पहली दफा इस होटल में उनका स्टे था, आज पहली ही दिन और रात पहली ही थी। दरवाजे के इस तरह खुद ब खुद खुल जाना उन्होंने नोटिस नहीं लिया। दूसरी फैमिली के कमरे के अंदर खुद ब खुद खिड़की का जो अलमारी बनी होती है उसका दरवाजा खुल गया। अमूमन कुछ घरों के दरवाजे इस तरह लूज होते हैं, वो यही समझे ये भी उसी तरह लूज है, खुल गया।
टेबल पे रखा हुआ गिलास, आप एक ये मैं खुद से कह रहा हूं, जिस तरह गिलास रखा है आवाज आती है, इस तरह चीजों की वहां पे इस तरह की आवाज आ रही थी जैसे चीजों को हिलाया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल लाइट से मूड में। नींद का गलबा, थके हुए, कुछ समझ आया किसी को समझ ना आया, जैसे कैसे रात बीत गई। सुबह हो गई, सुबह उठते ही सारे अजानों से पहले पहुंच गए, उम्रा किया, अपना सारा दिन वहीं पे गुजारा। और जब आप सारा दिन वहां पे हरम के अंदर, खाना काबा के अंदर आप तवाफ करते हैं, सफ़ा और मरवा के अंदर जाते हैं, सारा दिन आपका गुजर जाता है, आखिर रात थक जाती है। रात को जब आप शरीर थक जाते हैं, पाँव में जान नहीं होती, जिस्म बिल्कुल ऐसे लागर सा हो गया होता है कि अब मुश्किल है मजीद हम नींद के बगैर सरवाइव कर सकें। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस फैमिलीज जो 4 थीं, आज वो 6 हो चुकी थीं, वो फैमिलीज उसी बिल्डिंग के अंदर वापस आ रही थी। इसी बिल्डिंग के अंदर ही सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था, उसके ऊपर एक फ्लैट ऐसा था जो मालिक इस बिल्डिंग का था, उसने अपने लिए रखा हुआ। तो उन्होंने उनका नाम भी मुझे रियल बता दिया है, लेकिन मैं उनका नाम भी सिर्फ मालिक ही कह देता हूं, रियल नहीं बताता। वहीं का लोकल अरबी था। वो अक्सर इस बिल्डिंग में आता था अपने दोस्तों के साथ, 5-6 दोस्त आते, वो बैठ के गपशप मारते, शीशा पीते, रात गुजारते और चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 रात का गुजारते, ये बहुत कभी होता तो 2 रातें गुजार लेते, वो चले जाते। लेकिन ये इसकी लाइट हमेशा ऑन रहती थी। बाकी जितने भी फ्लैट्स थे सबकी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी, सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, लेकिन मालिक का वो जो फ्लैट था उसकी लाइट हमेशा ऑन रहती थी। अभी वो आने वाला था। हज के सीजन में भी वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता था और यहां आके बैठते थे। अभी आया वो नहीं था, लेकिन उसके कमरे की अभी भी लाइट ऑन थी। फैमिलीज वहां से तकी, उम्रा करने के बाद वापस अपने अपने कमरों में चली गई। सब बहुत थके हुए थे, इसलिए जाते ही बिस्तर पे लेटे और फौरी तौर पे सो गए। आज भी थकावट तो शदीद थी, लेकिन कल जितनी नहीं थी, क्योंकि जब आप जहाज़ों से दूसरे मुल्कों से आते हैं तो कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, बहुत ज़्यादा आप थक जाते हैं। वो आए, आके अपने बिस्तर में लेट गए। ये वाला जो हज था ये सर्दियों के दिनों में आया था। वहां पे शदीद सर्दी नहीं होती, लेकिन 1 महीना सिर्फ ऐसा ज़रूर आता है, 15-20 दिन या महीना, जब वो कंबल निकालते हैं, रज़ाई निकालते हैं थोड़ी सी, उसके अंदर लेटते हैं। वरना तो पूरा साल ही उनके सऊदीया में एसी चलते हैं। दुबई में भी तकरीबन यही माहौल है। वो फैमिलीज आई और आके अपने बिस्तर पे सो गई। रात का कौन सा पहर था कि पहले एक कमरे की आवाज इस तरह की आई जैसे वहां पे कुछ गिरा है, जोर से गिरा है और आवाज पैदा हुई है। तो इसी तरह दूसरे तीसरे फ्लैट में भी सेम इसी तरह की आवाजें आई और इंसानों की बोलने की और अल्लाह अकबर करने की आवाज़ें शुरू हो गई, जिससे लगता था इंसान हड़बड़ा गए हैं, बेचैन हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हुआ है। जल्दी जल्दी जितने भी थे अपने दरवाजे खुले छोड़ के भागते हुए बाहर आ गए। वो जितनी भी फैमिली थी वो बाहर जमा हो गई और परेशान थी। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हमारे साथ तो ये हुआ, ये क्यों बाहर आए हैं। वो उससे पूछने को तैयार थे, ये क्यों बाहर आए हैं। और जब उन्होंने आपस में गपशप की तो पता लगा सबके साथ ही एक जैसा वाकया रूनुमा हुआ है। वो अपने अपने बिस्तर पे, बेड जो लगे हुए थे उन पे सोए हुए थे कि पहले उनका बेड जो है आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू हो गया, इस अंदाज में जैसे जलजला सा आता है। अभी वो ऊपर ही थे और आंखें ही खुली थी कि क्या हुआ है, कहीं जलजला तो नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। वहीं पे ही उनके बिस्तर को, उनके बेड को उल्टा दिया गया। इतनी तेजी से ये अमल हुआ कि अभी आंखें खोल के सोच ही रहे थे कि जलजला आ रहा है या क्या हो रहा है, कि बेड एकदम से सीधा कर दिया गया और वो धड़ाम से जमीन पे गिरे। चाहे वो बड़े थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, धड़ाम फर्श पे गिर गए। और जैसे ही वो फर्श पे गिरे तो उसमें से जो जवान थे छलांग मार के खड़े हो गए कि क्या हुआ है। और जब उस मंजर को देखा तो इतना समझ आ गया कि ये बेड खुद ब खुद इस अंदाज में खड़ा नहीं हो सकता। जिनके अंदर जान थी उन्होंने भाग के बेड के पीछे भी देख लिया, कोई पीछे तो नहीं घुसा हुआ, तो पीछे भी कोई नहीं था। और उसी लम्हे उनको अंदाजा हो गया जैसे किसी अनदेखी मखलूक ने
उनको बेड के नीचे गिरा दिया है, पटक दिया है और वो तेजी से बाहर की तरफ भागे। जब एक ने ये कहानी बयां की तो बाकी बोले सेम हमारे साथ भी यही हुआ है, हमें पहले जल्जले की तरह महसूस हुआ है, बेड हिला और उसके बाद हमें ज़मीन पे पटक दिया गया है, हमारे बेड को सीधा खड़ा कर दिया गया है, यानी यूं बेड होता है तो वो ऐसे सीधा कर दिया गया है। अब सब इतने खौफजदा थे, अंदर जाने को कोई भी तैयार नहीं था। राब्ते किए गए और उसके बाद जब इंतज़ामिया उस बिल्डिंग की हमेशा वहाँ पे सारे होती हैं सिक्योरिटी, वो सारे पहुँचे और उनसे इस वाक़े का जिक्र किया गया कि ये एक फैमिली कहती वहम होता, शक होता, डर गए होते, सारे 4-5 जितने भी थे सबके साथ यही हुआ था। उन्होंने कहा भाई एक रात पहले भी हमें महसूस हुआ था, दरवाज़ा खुला था, किसने कहा खिड़की खुली थी, किसने कहा बाथरूम का दरवाज़ा रात सारी बजता खुलता रहा, खुलता बंद होता रहा, जैसे कोई बंद करा, हम समझे वैसे होगा, हवा से हो रहा है, फलां फलां। लेकिन आज तो हद हो गई। तो उनकी वहाँ की इंतज़ामिया जो थी उन्होंने कहा चलिए आप हमारे साथ अंदर चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। वो इतने घबराए हुए थे, वो उनके साथ अंदर तो गए, सामान तक अपना नहीं उठाया, बस जो कीमती सामान था उन्होंने उठाया और छोड़ के वो भाग गए। लेकिन वो कहते हैं उसके बाद उनको एडजस्ट कर दिया गया, क्योंकि उनकी एक बुकिंग होती है, पेमेंट करके आई होती है, वहाँ पे सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो उनको दूसरी जगह पे फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया गया इस बात के साथ कि जो कुछ हुआ इसको भूल जाइए और लोगों ने भी आना होता है, आपको हम नई जगह दे रहे हैं, और नई जगह पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ये बात फिर भी थोड़ी बहुत वहाँ के मकामी लोगों तक ये बात पहुँच गई कि एक रात ये हुआ और दूसरी रात बाकायदा पटक दिया गया, इस बिल्डिंग में ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। इस इमारत को इस अंदाज में खाली कर दिया गया। वो जो पहले फैमिलीज रहती थी उनके ऊपर क्या बीतती थी, उन्होंने क्यों नहीं कभी इसका जिक्र किया था, या ऐसा क्या हुआ था कि उस वक्त तक इस मखलूक का बसेरा नहीं था कि अभी एकदम से इतना हो गया था। फैसला यही हुआ अब यहां पे किसी को भी रिहाइश नहीं करने देनी। आज गुजर गया, मालिक फिर भी आया उसी ही टाइम पे जब उनके साथ वहां पे मसला हुआ, उनको बिस्तर से गिराया गया, तो 4-5 दिन के बाद मालिक आया, उसी कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा, रात सारी गुजारी, शीशा पिया, गपशप की, कुछ भी उसको नहीं हुआ, ना ही वो कोई उसको बात बताएगी, और वो चला गया। जब वो चला गया फिर उसके कानों में जरूर कुछ बात पहुंची, जिसके बाद उसने हुक्म किया कि अभी अगर ऐसी बात है तो इस बिल्डिंग को खाली रखा जाए, अभी किसी को भी इजाजत ना दी जाए कि वहां आके रिहाइश इख्तियार कर सके। यूं अब ये बिल्डिंग खाली रहना शुरू हो गई। मालिक अभी भी आता था, लाइट उसकी ऑन रह जाती थी, वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ आता, वो ऊपर सीधे चले जाते, बैठते, गपशप करते, कंपनी करते, वापस चले जाते, उनके साथ कोई वाकया नहीं हो रहा था। लेकिन बिल्डिंग वीरान हो रही थी, हो गई थी, अब किसी की भी रिहाइश नहीं थी, जितने भी घर थे वो सब खाली पड़े हुए थे। आमिर कहते हैं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, ये बात तकरीबन कोई कह रहे हैं 7 साल पुरानी है, 6-7 साल पुरानी है। मैं आपके प्रोग्राम रोही टीवी पे देखता था, मुझे बहुत शौक था, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, इस तरह की बहुत सारी तारीफ़ी कलमात कहे जज़ाकल्लाह। तो मुझे था कि ईमान की ताकत है तो फिर डर कैसा, अगर ये वाकई इस तरह की मखलूक है, यहाँ पे लोगों के साथ कुछ हुआ है तो मैं भी वहाँ पे अंदर जाऊँगा एक दोस्त के साथ और मैं भी देखूँगा। मैंने अपने एक दोस्त को तैयार किया और उसने कहा यार मैं भी वो प्रोग्राम राज तो देखता हूँ। उस वक्त मेरा और सजाद सलीम का प्रोग्राम चलता था, बाकी तो सारे प्रोग्राम अभी शुरू हुए हैं। टीवी के दौर में हम दोनों प्रोग्राम करते थे। अब तो सजाद भी बेचारा पीछे रह गया, मैं तो सबसे पीछे रह गया हूँ। अब इतना कुछ दिखा दिया गया कि अब दिल ही नहीं करता प्रोग्राम करने को। मैं किसी की बदतारीफ़ी नहीं करता होता, उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है। वो अच्छा कर रहे हैं, मैं बुरा काम करता हूँ। मेरा दोस्त किसी तरीके को कहता है, मान गया, एक रात हमने फैसला किया कि हम रात को अंदर चलेंगे। दोस्त कहता है अंदर कैसे जाएंगे, वो तो दरवाज़ा मेन गेट जो है बंद है। उसने कहा नहीं, एक जगह मैंने ढूंढ रखी है जहां से हम दाखिल होंगे। उस रात जब हम अपने घरों से पहुंचे तो रात के 1 बजे का टाइम था, जब हम फैसला कर चुके थे दोनों दोस्त हम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे। बादल आज आसमान पे आए हुए थे, सर्दियों की एक रात थी, बारिश होने वाली थी। हम दोनों दोस्त अपने मोबाइल लिए बिल्डिंग की बिल्कुल बैक साइड पे एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां पे पहले, वहां पे आज भी ज्यादा विंडो एसी लगे हुए हैं, बड़े बड़े विंडो एसी की जगह बनाई हुई थी, जो अब वो लगा हुआ नहीं था, जिसका भी था वो उतार के ले गया था, तो वो उसकी जगह अभी तक मौजूद थी। और वो इतनी खाली जगह थी कि एक इंसान आराम से उसके अंदर से गुजर सकता था। थोड़ा सा वो ऊंचा था, तो उसके लिए हमने बंदोबस्त ये किया कि नीचे कोई चीजें रख के इतनी जगह बना ली कि हम उसके ऊपर चढ़ सकें। हम दोनों बारी बारी उस
सुराख के अंदर से चढ़े और अंदर कूद गए। पहले मैं चढ़ा और अंदर कूद गया, उसके बाद मेरे दोस्त को मैंने कहा, वो ऊपर चढ़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, अंदर वो भी कूद गया। हम जैसे ही कूदे, जिस कमरे में हम कूदे थे, सबसे पहली निगाह हमारी जिस चीज पे पड़ी, ये एक सूट केस, एक ब्रीफ केस था जो अभी भी बंद पड़ा हुआ था, जिससे लगता था कहानी वहम या झूठी नहीं, सच है। क्योंकि कई मुसाफिरों के बारे में कहा गया था जो आए थे रहने के लिए, वो अपना सामान भी छोड़ के भाग गए थे, कीमती सामान सिर्फ साथ ले गए थे, बाकी कपड़े, चीज़ें, जूते, बहुत कुछ फेंक गए थे। वहीं बैग को ही देख के अंदाज़ा हुआ, वो सही कह रहे थे, बैग लगता था उसमें कुछ सामान भी है, कुछ भी है। मैंने कहा यार ये क्या है, लगता है ये तो भरा हुआ है बैग। कहते हैं मैंने बैग को ऐसे पकड़ा और जैसे उठाया तो वो वजनी से था, और वहीं उसी वक्त उसके अंदर एक कोई अंगूठी थी, चांदी की बनी हुई, जैसे ये मेरे हाथों में दोनों जो हैं चांदी की हैं, चांदी की एक अंगूठी बनी हुई थी, वो नीचे गिर गई। ये क्या गिरा है? मैंने नीचे देखा तो एक अंगूठी थी जिसमें ब्राउन कलर का एक नग लगा हुआ था और इधर इधर अजीब से नक्श बने हुए थे। मैंने वो अंगूठी उठाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने अब अनजाने में, ना चाहते हुए भी, ऐसी अच्छी लगी, नक्श बने हुए थे, मैंने उस अंगूठी को इस तरह, जिस तरह मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है, उस अंगूठी को पहन लिया। अब हमने बाकायदा तौर पे कोई ज़्यादा टॉर्च या वो नहीं लेके आए थे, अपने अपने मोबाइल फ़ोन की जो हमने रोशनियाँ थी दोनों ने जला ली और हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। फर्श पे जब हम कूदे थे तो लगता था कि इतनी मट्टी जमा हो गई है, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल 2 साल हो गए हैं जो इसके अंदर आबादी नहीं हुई। तकरीबन ये 7 साल पहले का वाक़या है, तो उससे पहले कितना अरसा बंद रही थी ये मुझे उन्होंने मेंशन नहीं किया। बहरहाल कह रहे कई सालों की वो बंद थी, तो जब हम नीचे चल रहे थे फर्श पे तो अंदाज़ा होता था धूल और मट्टी जमी है, जो इस बात का सबूत है काफ़ी अरसे से ये अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ। मैं और मेरा दोस्त मोबाइल की रोशनी पर घुमाते हुए इर्द गिर्द ऐसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। नीचे वाला जो पहला फ्लोर था, सबका सब खामोशी में डूबा हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ था। हमारे जो पांव रखने की आवाज थी फर्श पे, जब हम अपने जूते कदम रखते तो उस वक्त जो एक आवाज पैदा होती, वो भी एक वहशत सी तारी कर रही थी। मेरा दोस्त कह रहा था यार तू कहां ले आया भाई, ये तो वाकई बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। मैंने कहा यार डरने की जरूरत नहीं, आजा, हमारे अंदर अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का कलाम है हमारे पास, ईमान मजबूत है, डरना नहीं, आजा आगे चलते हैं। हमने वो जो पहला फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, वो हमने सारा देख लिया, इधर उधर घूमते रहे, मोबाइल की रोशनी में देखते रहे। जब हम फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हुए तो उसी वक्त हमारे कान ने एक आवाज़ सुनी। किस चीज़ की आवाज़ है नहीं पता, लेकिन एक आवाज़ ज़रूर थी। मैंने कहा यार आवाज़ सुनी है? कहता यार पता नहीं, बाहर से आई, अंदर से समझ नहीं आई। सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गए। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए तो वहां पे जितने भी फ्लैट थे, नीचे वाले जो फ्लैट बने हुए थे उनके दरवाजे खुले हुए थे। हम अंदर भी दाखिल हो जाते। आज भी अंदर काफी सामान पड़ा था, बेड पड़े हुए थे, अलमारियां खुली हुई थी। सामान नीचे वाले ही फ्लोर से हमें लगता था कि जो भी गए हैं अपना सामान छोड़ के गए हैं। हमने शायद पूरी कहानी नहीं सुनी थी, अधूरी सुनी थी। कितनी फैमिली थी जो वहां से इस तरह शायद भागी थी। उससे पहले भी जो ऊपर थे, हमने तो यही सुना था ये आबाद रहता है। अंदर दाखिल होकर अंदाजा हुआ हर फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा है, जैसे कोई जल्दी में भागा यहां से। नीचे वाले फ्लोर पे पूरा घूम के हर उस फ्लैट के अंदर जब हम दाखिल हुए हैं तो उसकी अलमारियां, कबर्ड, बाथरूम के दरवाजे खुले हुए, कोई सिंगल रूम का था, कोई डबल रूम का था, और हम हर तरफ इस तरह घूम रहे हैं, पांव आहिस्ता रख रहे हैं। दिल की सांसें, दिल की धड़कन, अपनी सांसें और दिल की धड़कन क्लियर कानों में सुनाई दे रही हैं। पांव जैसे कोई खिसकाता है किसी जगह पे चलते हुए जो बंद है, वो भी बहुत खौफनाक महसूस हो रही है। ऐसे लगता है मुड़ेंगे तो पीछे कोई खड़ा होगा, लेकिन खामोशी, पीछे मुड़ते हैं कोई भी नहीं है, अंधेरा है। हमारे मोबाइल की रोशनी उस अंधेरे की तरफ जाती है तो रोशनी फैल सी जाती है, फिर हमारे पीछे अंधेरा हो जाता है। फिर घूमते हैं तो जिस जगह पे रोशनी पड़ती है वहां पे उजाला है, पीछे फिर अंधेरा हो जाता है। एक खौफ सा है, हम घूम रहे हैं, पीछे भी है कोई जो साथ साथ घूमता जा रहा है। जहां रोशनी पड़ती है वो वहां से हट के उसी तरफ आ जाता है हमारे पीछे जहां अंधेरा होता है। हम फिर घूमते हैं, पीछे वो भी घूम जाता है।
इसी तरह नीचे फ्लोर पे घूमते फिरते हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। वहाँ एक बात अजीब सी जो नज़र आई, ताले नहीं लगे हुए थे दरवाज़ों के अंदर, दरवाजे बंद थे। जब हमने उनको खोला तो धक्का लगाया पीछे की तरफ तो दरवाजे नहीं खुले। ये बात हमें समझ नहीं आई। जब ताले होते हैं तो आप उस फ्लैट को, उस दरवाजे को नहीं खोल सकते, जब ताले नहीं है तो आप खोल सकते हैं। लेकिन काफ़ी हमें उस फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे फ्लैट मिले हैं जो ज़्यादातर ताले तो किसी में भी नहीं थे, ओपन थे, लेकिन खुल नहीं सके। ये बात हमें समझ नहीं आई। मेरा दोस्त काफ़ी डर रहा था। डर तो मेरे अंदर भी था, लेकिन एक जुस्तजू भी थी, ख्वाहिश भी थी कि आज जो एक राज प्रोग्राम में देखता रहा हूँ, आज मैं खुद इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर के बाद हम सेकंड फ्लोर पे गए, वहाँ पे भी यही पोजीशन थी। कमरों के ताले नहीं लगे हुए थे, लेकिन दरवाजे नहीं खुल पा रहे थे। जितने भी कॉरिडोर बने हुए थे, हम सब की तरफ जा रहे थे, इधर उधर हर तरफ देख रहे थे। अब जो आवाज़ें आ रही थी वो दोनों को क्लियर हो रही थी कि ये आवाज़ें बाहर की नहीं हैं, अंदर से ही आवाज़ें हैं। ऐसे जैसे कोई इंसान छोटा सा लफ्ज़ उसने मुंह से निकाला हो, कुछ बोला हो, बच्चा ज़मीन पे जैसे कूदा हो। हम चौथे फ्लोर पे थे, ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई चलता हुआ गया है। चलने की आवाज़ थी। मेरा दोस्त बोला है, यार किसी की चलने की आवाज़ सुनी है? मैंने कहा हाँ, मैंने क्लियर सुनी है। ऐसी बहुत सारी आवाज़ों को सुनते सुनते जब हम 5वें फ्लोर पे गए तो हम सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि हमारी आंखों के सामने ही एक साया तेज़ी से गुजरा, और उसका वो जो साये की परछाई थी, उसका शैडो था, वो मैंने और मेरे दोस्त ने क्लियर देख लिया। कोई तेज़ी से गुजरा है। उसकी खदोखाल, उसकी जिसामत बिल्कुल एक इंसान की हाइट जितनी थी। जिस तरह एक इंसान का कद होता है वैसे ही उसका कद था, और तेज़ी से हमारे सामने से गुजर गया। हम सीढ़ियों से चढ़ के तकरीबन कोई आखिरी 2-3 सीढ़ियां रहती थी, उसके बाद वो फ्लोर आ जाता। तो हम अभी 3-4 सीढ़ियां नीचे ही थे कि हमारे सामने फ्लोर से साया गुजरा था। और जब वो इंसान की एक परछाई, एक इंसान का साया गुजरा तो मेरा दोस्त भी डर गया और मैं भी कदम वहीं पे मेरे रुक गए। मेरा दोस्त कहता, ओए ये क्या हुआ है? मैंने कहा डरना नहीं, मैंने भी देख लिया है। ये कौन गुजरा है? मेरे मुंह से निकला, यार यहाँ पे कोई इंसान है जो ऊपर रहता है इस बिल्डिंग में। मेरा दोस्त कहता है पागल हो गया, यहाँ पे इंसान कहाँ से? मैंने कहा 1 मिनट आ ना, ऊपर देखते हैं। हम फिर 3-4 स्टेप लेके जब फ्लोर पे गए तो अंदाजा हुआ इस फ्लोर पे भी उसी तरह मट्टी है, धूल जमी हुई है, जाले बने हुए हैं। इस फ्लोर पे कोई भी इंसान नहीं आबाद हो सकता, और इस लम्हे तो कोई भी नहीं घूम सकता, क्योंकि नीचे सिर्फ अब जूतों के निशान हमारे ही थे। जो इतने अरसे से धूल मट्टी जमी हुई थी, हम जब कदम रखते थे तो उस पर सिर्फ हमारे पाँव के निशान थे। अभी जो शैडो गुजर के गया था, अगर किसी इंसान का होता तो वहीं पे उसके कदमों के निशान भी होते। वहाँ पे कोई ज़मीन पे कदमों के निशान नहीं थे। मेरे दोस्त ने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर कोई इंसान होता तो इसके पाँव के निशान होते। ये देख, सीढ़ियों पे सारे हमारे निशान हैं। हम जहाँ जहाँ से चल के आए हैं हमारे निशान बड़े हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो जिन ही था। तो इतना डर गया कि मुझे लगा कि हाँ, खौफजदा हो गया। मैंने कहा रुको यार, मैं तुम पे पढ़ाई करता हूँ। कहता है, आमिर कहता है आयतुल कुर्सी पढ़ के एक दफ़ा उस पर दम किया, और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम किया। वो जो साया जिस सिमत गया था, अब जुर्रत मेरे दोस्त ने कहा नहीं है हम उस तरफ जा सकें, छोड़ दे यार, वापस चलते हैं। मैंने कहा अजय यार, उस तरफ देखते तो हैं, ये जिस तरफ गया है इसके पीछे चलते हैं। उसने कहा नहीं यार, मैं अब नहीं रुकूंगा, मैंने बाहर जाना, तेरी मेहरबानी मुझे बाहर निकाल। वो बहुत डर गया था इसके बावजूद कि मैंने उसके ऊपर सूरत पढ़ी। कहता यार मुझे नहीं रुकना, तुझे रुकना है रुक, तेरी मेहरबानी यार, मैंने नहीं जाना, इतनी क्लियर देख लिया, इसके बाद हिम्मत नहीं है। मेरी ख्वाहिश थी मैं आगे जाऊं, उस सिमत में जाके देखूं। मैं भी एक प्रोग्राम याद है जब नया नया करता था तो मुझे भी यही कहता था, मजहर आगे नहीं जाना, मजहर आगे नहीं जाना। तो मैं लड़ता था, भाई आगे नहीं जाना तो फिर प्रोग्राम क्यों शुरू किया? जब डरना है आगे ही नहीं जाना तो फिर इन्वेस्टिगेशन करने क्यों आए हैं? दोस्त भी यही कह रहा था, नहीं यार आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। खैर मुझे उसकी बात माननी पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो जाए, खुदा ना खासा ये डर जाए या इसको कोई मसला ही हो जाए, हम नहीं जाते। मैं उसको कोशिश के बावजूद कि यार थोड़ा सा तो आगे जाके दिखाते हैं, इस लाइन के अंदर जितने भी फ्लैट बने हुए हैं वो इन फ्लैटों में से किसी के अंदर गया है। हो सकता है हम चलते हुए किसी फ्लैट के आगे से गुजरें और ये सामने खड़ा हो। उसने कहा तू मुझे और डरा ऐसी जगह पे, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ, तू मुझे और, मेहरबानी तेरी यार, चल बाहर चल। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब इसकी हालत ऐसी नहीं रही। चल, मैंने कहा यार वापस चलते हैं, वहीं से ही हम
उस कॉरिडोर से नीचे उतरना शुरू हो गए। हम दोनों सीढ़ियां चलते चलते जब से ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां अभी उतर के हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचने वाले थे। अभी हम पूरे उतरे नहीं थे फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर की मजीद कोई 5-6 सीढ़ियां थी जो हमने उतरनी थी। तो वहीं पे एक ऐसा मंजर हमारा इंतजार कर रहा था जो देखते ही मैं और मेरा दोस्त वहीं पे साकित हो गए। ऐसा लगता था जैसे हम सांस लेना भी भूल गए हैं। जिस जगह पे हम खड़े हुए थे वहीं नीचे 8-10 कदमों के फासले पे जहां वो ग्राउंड फ्लोर का फर्श आता था, वहीं पे एक 13 से 14 साल की लड़की जिसने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी और उसने अपने बाल, लंबे लंबे बाल खोल के पूरे अपने मुंह पे डाले हुए थे। हाथ जैसे बंदा बिल्कुल रिलैक्स खड़ा होता है, ऐसे बाजू ढीले छोड़े होते हैं, ऐसे उसने बाजू ढीले छोड़े हुए थे। नंगे पांव थी, जूती नहीं थी उसके पांव में, और वो बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। लेकिन इस तरह खड़ी हुई थी कि रास्ता उसने छोड़ा हुआ था, रास्ते से थोड़ा सा हट के खड़ी हुई थी, लेकिन दोनों ने ही उसको देख लिया। एक ऐसी बच्ची उस रात के अंधेरे में, उस खामोशी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हमारा इंतजार कर रही है, सफेद शलवार कमीज पहने और पूरे चेहरे को बालों से ढांपा हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कि इंसान की बच्ची है और कहीं से किसी फ्लैट से उठ के आ गई है, जूते भी नहीं पहने और हमें डराने के लिए बाल मुंह पे डाल के आ गए हैं। लेकिन इतना तो अंदाजा हो चुका था, ये पूरे फ्लैटों में हम घूम आए थे, इतनी मंजिल तक हो आए थे, कोई इंसान का नामो निशान नहीं था, मेन दरवाजा भी बंद था। सिर्फ ऊपर ऊपर जहां पे अभी हम पहुंच नहीं सके थे, जो मालिक का कमरा था, जहां की रोशनियां सुनने में आया था जलती रहती हैं, लेकिन वो लॉक रहता था, वहां तक हम पहुंचे नहीं थे। तो ये कहां से आ गई थी, वो भी नंगे पांव रात के इस पहर। ये इंसान है, कोई जिन की बच्ची है, थी वो लड़की, उन बालों से अंदाजा होता था। अभी हम ये फैसला ही नहीं कर पाए थे कि मैंने अपने मोबाइल की वो जो रोशनी पकड़ी हुई थी उस पर डायरेक्ट इस तरह मारने की कोशिश की कि इसको मैं करीब से देख सकूं, और मैं उस वक्त हैरान रह गया। मोबाइल की रोशनी की रेंज इतनी ज्यादा थी जिस वक्त तक हम पहले घूम रहे थे कि मुझे उसको क्लियर नजर आना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसके ऊपर रोशनी मार रहा था, मेरी रोशनी उस पर पड़ ही नहीं रही थी। जिस जगह पे वो खड़ी थी, जैसे ही हम नीचे उतरने लगे तो हमारे हाथों में टॉर्च थी किस्म की मोबाइल की, वो पकड़ के हम आ रहे थे और उसी टॉर्च की ही रोशनी में हमने उसको देख लिया था, लेकिन वो अंधेरे में अब भी थी। वाइट शलवार कमीज होने की वजह से वो क्लियर नजर आ रही थी, लेकिन रोशनी उस पर उस तरीके मोबाइल की नहीं पड़ रही थी जिस तरह पड़नी चाहिए थी। मोबाइल की रोशनी थोड़े ही फासले पे जाके कम हो रही थी, जबकि पहले इससे भी ज्यादा आगे तक जा रही थी। ये बात मैंने कहता है खास उस वक्त नोट की कि मेरे मोबाइल की रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं रही कि उसको क्लियर दिखा सके कि मैं उसके ऊपर, जिस तरह आप किसी इंसान को मुखातिब करने के लिए उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी मारते हैं, कौन है भाई, उसके ऊपर रोशनी मारी जाती है, इस अंदाज में मैं उस पर रोशनी मार रहा था, लेकिन रोशनी उस पर पड़ ही नहीं रही थी। मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और उसका हाथ लरज रहा था, वो कांप रहा था, ऐसे लगता था अभी उसका दिल बंद हो जाएगा और बेहोश होकर वो नीचे गिर पड़ेगा। और मेरी भी हालत कुछ बेहतर नहीं थी, मेरे अंदर भी खौफ आ गया था, मैं बहुत ज़्यादा, मैं भी डर गया था, लेकिन ऐसी कैफियत में नहीं था कि बेहोश हो जाऊं या दिल मेरा फट जाए, लेकिन इतना था कि मैं कांपना शुरू हो गया था। मेरा दोस्त बहुत ही खौफनाक हालत में आ गया था, उसको कुछ भी हो सकता था। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और मैंने कहा भाग। ये आखिरी जुमला था जो मेरे मुंह से निकला और हम दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। हम उसको किस वक्त क्रॉस करके आए, उस वक्त वो हमें देख रही थी, क्या कर रही थी हमें कोई होश नहीं। ये आखिरी लम्हा था जब रोशनी उस पर हम मार रहे और उस पर रोशनी नहीं पड़ रही, तो बस उसके बाद हम भागे हैं। भागते भागते पीछे मुड़ के नहीं देखा, जरूर महसूस हुआ है जैसे किसी के भागने की हमारे पीछे आवाज आ रही है, लेकिन फिर हमें कोई होश नहीं रहा। कोई हमारे पीछे भाग भी रहा है, हमें फिर भी होश नहीं रहा। हम भागते भागते उसी जगह तक पहुंचे जहां से हम दाखिल हुए थे। उसी सूटकेस को हमने उठा के जल्दी से नीचे रखा। मैंने दोस्त को कहा चढ़ इसके ऊपर। जल्दी से मेरा दोस्त, जल्दी से वो ऐसे चढ़ा और एकदम से उसके अंदर गया और दूसरी साइड पे कूद गया। अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई पीछे से अभी पकड़ लेगा, मैं अकेला था।
लेकिन मेरे दोस्त ने एक हिम्मत दिखाई, शायद वो ऐसा ना करता तो मैं मारा जाता। वो बाहर कूद तो गया था, वो भागा नहीं, उसने बाहर खड़े होकर मोबाइल की रोशनी अंदर मार दी कि अंदर अंधेरा ना रहे, क्योंकि अब मैंने ऊपर चढ़ना था। तो जब ऊपर उसने रोशनी मार दी और कमरे में उस जगह पे अंधेरा नहीं रहा, मोबाइल की रोशनी में उजाला हुआ, तो मेरी सांस में सांस आई, वरना मुझे लग रहा था जब मेरा दोस्त उतर गया तो उसी लम्हे पीछे अंधेरा था और मुझे उस अंधेरे में लग रहा था कि पीछे वो लड़की आके खड़ी हो गई है और मुझे पकड़ लेगी कि तुम कहां जा रहे हो। धड़ज जैसे ही कूदने की आवाज आई तो उसी लम्हे वो खड़ा हुआ, सीधा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि मैं पहले खुद बाहर नहीं गया, उसको बाहर निकाला है। तो उसने भी मेरा एहसास किया और फौरन रोशनी अंदर मार के कहता है, आमिर बाहर निकल जल्दी से। उसकी इस आवाज ने आमिर बाहर निकल जल्दी से मुझे हौसला दिया। मैं भी जल्दी से उस सूटकेस पे चढ़ा, खिड़की के अंदर गया, उस सुराख के अंदर से, और मैं भी बाहर कूद गया। अब दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर कोई देख सके। जिस वक्त वो टॉर्च मार के मोबाइल की मुझे कह रहा था बाहर निकल, देख वो भी नहीं रहा था, ना उसके अंदर हिम्मत थी। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने उससे पूछा कि तूने जब रोशनी मारी थी देखा था पीछे क्या था? उसने कहा मैंने सिर्फ रोशनी मारी है, इतना मेरा जिगरा नहीं या मेरा दिल में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं अंदर देख सकूं। भाई मेरी हालत खराब थी। और ये किस वक्त बातें हो रही हैं? जब हम वहां से निकल के चले गए, एक ऐसी जगह पे पहुंचे, अपने आप को रिलैक्स किया, सांस बहाल हुई, जो सांस उखड़ी हुई थी हमें अंदाजा हो गया हम रोशनियों में आ गए हैं, इंसानों में वापस आ गए हैं, दौड़ती जिंदगी में वापस आ गए हैं, एक वीरान मकान से, एक वीरान बिल्डिंग से, जहां पे एक और दुनिया थी। कोई चल रहा था, कोई आवाज दे रहा था, कोई बोल रहा था, साया गुजरा था, लड़की बाल मुंह पे डाले खड़ी थी, खामोशी का राज था, एक अजीब दुनिया थी। उस दुनिया से निकल के हम ऐसी दुनिया में खड़े थे, रोशनियां थीं, गाड़ियां थीं, इंसानों की आवाजें थीं, एक चहल पहल थी, जिंदगी रमा दमा थी। तो इस एहसास ने हमें नॉर्मल कर दिया। तभी मैंने दोस्त से सवाल किया, यार जब तूने रोशनी मारी थी मैं अकेला अंदर था, उस वक्त पीछे कुछ देखा था? उसने कहा उस वक्त होश कहां था कि मैं देखता। साथ ही अंदाजा हुआ कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा निकल भाई, घर निकलते हैं, तौबा गलती कर ली, दोबारा कभी गलती नहीं करनी। उसको घर छोड़ा, उसके बाद कहता है मैं अपने घर में दाखिल हो गया। मेरा दिल कह रहा था मैं फ्रेश हूं, मैं चाय पीऊं और उसके बाद बिस्तर में जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म बहुत भारी है, मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ है, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं पांव रखता था तो मेरे पांव डगमगाते थे, ऐसा लगता था मेरा जिस्म बहुत ज्यादा वजनी हुआ है, मैं चल ही नहीं पा रहा। फिर भी मैं अपने जिस्म को घसीटता जैसे कैसे मैं किचन में दाखिल हो गया। दूध निकाला, पत्ती निकाली, चीनी का डब्बा मुझे नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते एक जगह पे देखा चीनी का डब्बा, वो तकरीबन जो 2 किलो का था, भरा हुआ था चीनी से। वो मैंने उठाया, चीनी उसके अंदर डाली और वापस उसको अपनी जगह पर रख दिया। मेरी आदत अच्छी है, मैं जो चीज़ उठाता हूँ वापस उस जगह पर रख देता हूँ। चीनी की पत्ती भी वापस उस जगह पर रख दी, चीनी भी रख दी, दूध भी फ्रिज में रखा, बंद किया, चाय बनाई। वहीं पे ही खड़े खड़े चाय पी, क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। चाय पीने के बाद मैं बिस्तर में आ गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरा जिस्म अभी तक बोझल था, बेचैनी सी हो रही थी। नींद तो कोसों दूर थी, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था कि मेरे कंधों में दर्द है, मेरे सर में दर्द सा हो रहा है, ऐसी बेचैनी सी हो रही है। मैं कमर सीधी करता, मुझे लगता मेरी कमर में जलन सी है। या खुदाया क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे पानी की प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना चाहिए। मैं उठाऊं, जैसे ही रजाई हटाई और मैं उठाऊं तो उसी लम्हे लाइट चली गई है। यहां पे लाइट अमूमन जाती नहीं है, लेकिन मैंने कहा बारिश हो रही है, शायद कुछ इस तरह का सीन बन गया हो। मैंने लाइट जलाई मोबाइल की, उसको जला के साइड पर रखा, उठा, फ्रिज तक गया, पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाला, पानी पिया, वापस आ गया। इतना दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं जिस कमरे से निकल के आया हूं उसकी रोशनी नहीं है, लेकिन जिस कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, जिससे मैंने पानी की बोतल निकाली है, उस कमरे में लाइट है। मैं इतना माऊफ हूं, मेरा दिमाग इतना बंद हुआ है कि इतना तक एहसास नहीं हो रहा कि घर में रोशनी है, मेरे कमरे में रोशनी नहीं है, लाइट जा चुकी है। और मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा कि यहां पर अमूमन लाइट नहीं जाती ही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी है, अजीब सी। मैं आके लेटा हूं, वो काला साया जो गुजरा था वो फिर मेरे ख्यालों में आ रहा है।
लेकिन वो जैसे ही बच्ची मेरे ख्यालों में आती है तो मेरे अंदर, जिसमें अंदर एक कपकपाहट सी आती है, एक खौफ सा तारी हो जाता है। मैं आंखें नहीं बंद कर पा रहा, मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूं मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। फिर थोड़ी देर इस तरह लेटा रहा, सोचता रहा, फिर प्यास, दिल कर रहा है कि फिर से उठूं, मैं पानी पीऊं। मैं फिर उठा हूं, चलता हुआ गया हूं, फिर तक एहसास नहीं हुआ कि कमरे में लाइट नहीं है, बाहर लाइट है। मैंने पानी का गिलास भरा, मैंने पानी पिया, वापस आके बिस्तर में लेट गया। अभी तक मेरे अंदर उसी तरह बेचैनी है, कोई तब्दीली नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। फिर कुछ देर इसी तरह बिस्तर में पड़ा रहा तो मुझे एहसास हुआ कि फिर प्यास लग रही है। मुझे हुआ क्या है, मुझे प्यास से प्यास लगी जा रही है, ऐसा होता नहीं है मेरे साथ। मैं ये सोचता हुआ गया हूं कि यार बोतल ही पूरी अंदर ले आता हूं, प्यास खत्म ही नहीं हो रही। मैं फ्रिज में गया हूं, वो बोतल जो पूरी भरी हुई थी, जिससे मैं 2 गिलास पी चुका था, अभी भी काफ़ी भरी हुई थी, उसको उठा के मैं ले आया हूं। आधी से भी ज़्यादा थी, काफ़ी बड़ी वो केन जिसको बोलते हैं, पानी का केन होता है, 3 लीटर का तकरीबन होता है, वो 2.5-3 लीटर का। उससे मैंने फिर एक गिलास निकाला, पिया और उसको साइड पे रख दिया। अभी भी उसके अंदर अच्छा खासा पानी मौजूद था। मैं लेटा हूं इस उम्मीद से कि मुझे सो जाना चाहिए, मैं थक गया हूं, जिस्म मेरा भारी है, चला तक नहीं जाता, किचन में नहीं जा पा रहा हूं, सर में शदीद दर्द है, कंधे भारी हैं, बेचैनी है, कमर में जलन सी है, क्या हो रहा है, अजीब सी हालत में हूं मैं। तो कहता है मैंने मोबाइल पे कुरान मजीद की तिलावत लगा दी। जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत लगी है, कोई मेरी आंख उसी लम्हे लगी है 6 से 7 सेकंड के लिए। झटका आया मुझे नींद का और फौरी तौर पे मैं जाग गया हूं। लेकिन उस झटके में मैंने जो मंजर देखा वो ये था कि मेरे किचन के अंदर एक चुड़ैल खड़ी है, बहुत ही भयानक। और मैं चलता हुआ उस किचन में जैसे ही जाता हूं तो उस चुड़ैल को सामने खड़ा हुआ देखता हूं, जिसके हाथ में चीनी का बॉक्स है और उसने उसके अंदर से हाथ डाला हुआ है, मुट्ठी में चीनी भरी हुई है। और मैं जैसे ही उसको देखता हूं तो वो चीनी की जो मुट्ठी है बाहर निकालती है और मेरे ऊपर फेंकती है। वो चुड़ैल ऐसी चुड़ैल है जिसके मैंने पांव नहीं देखे, लेकिन उसका चेहरा इतना भयानक है, काली स्याह है, बाल उसके उजड़े हुए से अजीब से बाल हैं, नाक अजीब सी है, बाल, उसका चेहरा इतना मुझे याद है कि बहुत भयानक से था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इतनी खौफनाक थी। उससे पहले मैंने ऐसी बुरी शक्ल नहीं देखी, इंसान की तरह की शक्ल नहीं थी, अजीब व गरीब सी शक्ल थी। बाल जरूर थे इंसानों की तरह, लेकिन अजीब व गरीब से, घुंघरियाले भी नहीं थे, मट्टी से भरे हुए भी नहीं थे, बहुत ही अजीब से थे। नाखून उसके बहुत बड़े बड़े थे, काले स्याह, ऐसे हाथ लगता था जैसे ढांचे वाले हाथ हों, काले स्याह हाथ थे, लेकिन नाखून बड़े से थे। खार सी आ रही थी आंखों को देख के, चेहरा इतना खौफनाक था जिसपे जो उसकी आंखें थी इंसानों की तरह नहीं थी, लाल सुर्ख मुझे आंखें नजर आई थी जो बहुत ही खौफनाक थी। बस मैंने एक सेकंड में ही उसको देखा, वो भयानक सा चेहरा देखा, और साथ ही मैंने उसका जैसे ही चेहरा देखा तो साथ ही मेरी निगाह उसके हाथ में पकड़े हुए डब्बे पे गई जिसके अंदर उसका हाथ था, और उसने चीनी उसमें से निकाली, उसने मुट्ठी में पकड़ी हुई थी और यूं मेरे ऊपर फेंकी। जैसे ही फेंकी तो मैं झटका मार के जाग गया। तो मुझे एहसास हुआ ये क्या था, चुड़ैल, चीनी का डब्बा और मेरे ऊपर चीनी फेंकी, ये क्या हुआ है, किचन में चुड़ैल। ओहो, ये ख्वाब था, मुझे एहसास आ गया, मैं सो गया था, मैंने ख्वाब देखा है। मुझे उस वक्त प्यास का एहसास हुआ, मैं फौरी उठा, साइड पे रखी हुई जो केन थी उस बोतल को उठाया, देखा वो खाली हो चुकी है। जैसे ही मैंने देखा केन खाली है तो मुझे एहसास हुआ ये तो भरी हुई थी, मैं खुद लेके आया था। जब पहला गिलास फ्रिज से पिया था और उसके बाद दूसरा पिया तब ये फुल थी, 3 लीटर की, अभी तो 2-3 गिलास इसमें से पिए थे, ये कैसे खाली हो गई। वही बेचैनी, वही अजीब सा एहसास, अब भी सब कुछ था। 6-7 सेकंड में ये भयानक मंजर भी देख लिया और अब पानी गायब था। तो कहते उस वक्त मुझे पता नहीं ऐसे हौसला सा हुआ और मैंने कहा, मुखातिब किया इर्द गिर्द, मैंने कहा अगर आप लोगों को पानी चाहिए था मुझे कह देते, मुझे पता है पानी आप पी गए हैं, तो अगर यही आपने मुझे कहा होता मैं आपको ला के दे देता। कम से कम आप मेरे अंदर जो इतनी बेचैनी है और जो इस वक्त मुझे परेशानी हो रही है, मुझे परेशान तो ना करें, मेहरबानी करें। आप भी अल्लाह को मखलूक हैं, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, आप मुझे तंग ना करें।
और मैं उठा कि अगर आपको पानी चाहिए मैं आपको और पानी ला के दे देता हूँ। मुझे ऐसे लगा ये मखलूक पानी ना सिर्फ पी गई है बल्कि इसको पानी ही चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार पी रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, मैं इनके लिए एक और बोतल ला के फ्रिज से रख दूँ। कहता है मैं जैसे उठाऊँ, उस खाली कैन को मैंने उठाया है, किचन में दाखिल होते ही पहली निगाह जिस चीज़ पे मेरी पड़ी है, चीनी का वो डब्बा जिसके अंदर तकरीबन 2 किलो चीनी आती है, 2 kg, वो ज़मीन पे गिरा हुआ था और बिल्कुल खाली था। थोड़ी सी चीनी थी जो ज़मीन पे बिखरी हुई थी। डब्बा जो मैंने चाय बनाई थी मुझे याद है पूरा भरा हुआ था, अब वो खाली हो चुका था और थोड़ी सी जो चीनी थी जैसे मुट्ठी भर के किसने फेंकी हो, वो ज़मीन पे बिखरी हुई थी। मैंने ख्वाब देखा था, वो हकीकत में नहीं था, लेकिन ये क्या मंजर था मुझे समझ नहीं आई। डब्बा भी मुझे याद है मैंने इसको अपनी जगह पे वापस रखा था, ये कैसे ज़मीन पे गिरा, खाली कैसे हो गया और थोड़ी सी चीनी नीचे गिर कैसे गई, ये मैं नहीं जानता था। मैं उस वक्त और डर गया। पानी का एक और कैन मैंने उठाया, उसको खाली को वहीं पे रखा, जल्दी से वापस बिस्तर में आया। अभी भी एहसास नहीं है लाइट बाहर जल रही है, अंदर की बंद क्यों है। मैंने उसको रख दिया। एक लम्हे में मुझे एहसास हुआ ये अंगूठी, ये तो वही है जो मैंने वहां से उठाई थी और पहन ली थी, चांदी की वो अंगूठी। कहीं ये सब कुछ इसी की वजह से तो नहीं हो रहा। ये मैं वहां से लेके आया था जिसमें नक्श बना हुआ है, ब्राउन सा, उसके अंदर पत्थर है। कहता है फौरी तौर पे मैंने उसको उतार के टेबल पे रख दिया। उस अंगूठी का उतारना ही था कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कुछ जिस्म के अंदर कुछ बेहतरी महसूस हुई है। ऐसे लगा जैसे कंधों पे जो बोझ था वो कुछ कम हो गया है। ऐसे लगा जैसे दिमाग मेरा फट रहा था। ऐसे लगा थोड़ा सा खत्म नहीं हुआ, काफी हद तक मैं रिलैक्स हो गया, लेकिन अभी भी टोटली मैं ठीक नहीं हुआ था। उसके उतारने से बहुत फायदा मुझे जरूर हुआ था, बेचैनी अभी भी मेरे अंदर थी। मैंने कहा मुझे फौरी तौर पे इस वक्त वुजू करना चाहिए। नमाज का टाइम नहीं हुआ लेकिन नफिल पढ़नी चाहिए, मुझे वुजू करना चाहिए। कहता है मैं बिस्तर से उठता हुआ बाथरूम में गया हूं, वापस आ गया हूं, वापस आके बिस्तर पे लेट गया हूं। एकदम मुझे एहसास हुआ मैं वुजू करने गया था, मैंने तो वुजू भी नहीं किया, क्या हुआ है मुझे। फिर से दिमाग में ख्याल आने शुरू हो गए, वो बच्ची मेरे दिमाग में आ जाए, ये चुड़ैल वाला वाकया क्या हुआ, ये चुड़ैल मैंने क्यों देखी। ऐसे ख्यालात आते, मुझे वुजू करना चाहिए। फिर अपने आप से दोहराया मुझे वुजू करना चाहिए। मैं बिस्तर से उठा, चलता हुआ फिर से गया बाथरूम में और फिर वुजू किए बगैर वापस लौट आया। उसी तरह बिस्तर में बेचैनी, उसी तरह नींद लेने की कोशिश कर रहा हूं, नींद नहीं आ रही। मैं कुछ देर सो जाऊं, मैं सो नहीं पा रहा, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कुछ समझ मुझे नहीं आ रही। 3 से 4 दफा वुजू करने के लिए गया हूं, बगैर वुजू किए वापस आ गया हूं, वुजू नहीं कर सका। इसी तरह बेचैनी में करवटें लेते सोचते वो लड़की का वो चेहरा दिमाग में आ जाता ख्यालों में, और अजीब सी सिचुएशन थे। लड़ते लड़ते एकदम कानों में आवाज आई, फजर की अजान हो रही थी। जैसे ही मेरे कानों ने फजर की आजान सुनी, इस वक्त ऐसे लगा था एक जादू सा था, एक सहर सा था जो टूट गया है। मुझे ऐसे लगा मैं बोझ था मुझ पे, मनो टनो बोझ था, वो उतर सा गया। मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस किया। उसी लम्हे मैं उठा, चलता हुआ बाथरूम में गया और जाते ही मैंने सीधा वुजू करना शुरू कर दिया। जब मैंने वुजू कर लिया और आके नमाज पढ़ी तो उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और नमाज पढ़ने के बाद फिर से मैं अपने बिस्तर पे गया, रजाई के अंदर लेटा। लेटते ही मेरी आंख लग गई और जब मैं सुबह उठा तो मेरे कमरे में रोशनी मौजूद थी। तब मुझे एहसास हुआ कि रात मैंने मोबाइल चलाया था, कमरे में लाइट चली गई थी। उसी वक्त दिमाग ने, जब होशियारी आ गई, दिमाग को होश आ गया, तो दिमाग ने कहा कि इस कमरे में अगर लाइट नहीं थी, बाहर तो चल रही थी, जब भी तुम पानी लेने जाते थे फ्रिज की लाइट जलती थी, उसके कमरे की लाइट भी जल रही थी। तो तब एहसास हुआ कि इसकी लाइट नहीं थी, बाकी घर में लाइट थी, वो भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो वाकया दोबारा से सुबह जाके देखा, वो खाली था चीनी का डब्बा, चीनी अभी भी नीचे मौजूद थी, डब्बा वैसे ही खाली नीचे पड़ा था, जिसको उठ के मैंने बंद किया और अंदर रख दिया। ये नमाज पढ़ने के बाद जब मैं बिस्तर में आके लेटा हूं, कुछ देर मुझे नींद आई है, उसके बाद फिर से मेरी आंख खुल गई है। मैं ज्यादा देर नहीं सोया, लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में गुड़मड़ा रही थी। मुझे लग रहा था मैं जाग रहा हूं या मैं नींद में हूं, क्या ये मैंने काम किया है, ये मैंने नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन
थोड़ी सी नींद लेने के बाद जब मैं रिलैक्स हुआ हूँ, फिर मुझे सारी बातें ऐसी ही याद आई हैं। क्या कुछ मेरे साथ हुआ है, रात वहाँ पे क्या मंजर हुआ था, क्या कुछ हमने देखा था, घर में आया हूँ तो कैसे चाय बनाई है, कैसे वो बर्तन देखा है, कैसे वो चुड़ैल वाला मंजर आया है, कैसे वो अंगूठी उतारी है, अंगूठी टेबल पे ही मौजूद थी। मैंने उठा के उसको अलमारी में रख दिया कि 2-3 के बाद इस अंगूठी को मैं कहीं फेंक दूंगा, इसको नहीं पहनूंगा। और ऐसा ही किया। 2-3 के दिन के बाद उस अंगूठी को मैंने वहां से फेंक दिया, लेकिन उस जगह पे वापस नहीं किया। असूलन आपको अंगूठी उसी जगह पे ही फेंकनी चाहिए थी आमिर भाई, किसी और जगह पे नहीं फेंकनी चाहिए थी। कभी इस तरह का मामला हो तो इस तरह की जो चीज़ जहाँ से लेके आते हैं वहीं फेंकते होते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते। ये बाकियों के लिए भी मेरा मैसेज है। कोई चीज़ ऐसी ले ही आए, जिन्नात की बहुत सारी मेरे पास भी कुछ इशारे मिले थे, जिन्नात ने मुझे चीज़ें दी थी, वो आज भी मेरे पास महफूज हैं। मैं अगर इनको रखना चाहूँगा वापस उसी जगह पर रख के आऊँगा, इधर कहीं नहीं। खैर, वो कहते हैं उसके बाद दोस्त से भी मुलाकात हुई। वो भी कहता है रात सारी बेचैनी में रहा, मैं सो नहीं सका। वो भी अजानों के टाइम पे सोया था। वो कहता है मेरे कंधों पे बोझ था, मेरे सर पे बोझ था, मेरे अंदर अजीब बेचैनी थी। वो कहता है उसके जिस्म की भी वही हालत थी जिस तरह सेम मेरी थी। उसके बाद हम दोनों ने तौबा कर ली कि दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करनी। वो बिल्डिंग कई सालों तक फिर भी बंद रही और उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया और गिरा के नया कुछ वहाँ पे अब तामीर कर दिया गया है। वहाँ पे ऐसा अक्सर चलता रहता है, क्यों बताते किसी को नहीं है। जब मैं भी गया था उस वक्त भी नई नई बिल्डिंगें थी और बता रहे थे जी ये खाली करा रहे हैं और इनको अब गिरा के दोबारा से बनाएंगे। मैं पूछता था वजह, कहते हैं जी वजह किसी को नहीं पता। वो मैं कहता था ये तो अभी बनी है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, इसको क्यों, या तो होता है ना जी 40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, तो वैसे तो लंबे अरसे के लिए बिल्डिंग बनाई जाती है। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग अब जल्दी क्यों गिरा देते हो, कहते हैं जी इनका कोई पता नहीं। उस वक्त भी वो नई नई बिल्डिंग गिरा रहे थे, तो इस बिल्डिंग को गिरा के भी नया कुछ बना दिया गया। ये कहानी जब आमिर ने सुनाई तो मुझे लगा मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मेरी इस तरह की फीलिंग होती है। कान मेरे बहुत तेज़ होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कोई आवाज़ तो नहीं आई, नाक से मैं उनकी खुशबू भी सूंघ लेता हूँ। आज किसी खातून ने भी मुझसे पूछा हुआ था क्या जिन्नात की स्मेल महसूस की जा सकती है। मैंने उनको जवाब दिया बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन हर बंदा उनको महसूस नहीं कर सकता। जो रूहानियत से ताल्लुक़ रखता होगा उसको महसूस हो जाएगी। मेरी आंखें बहुत कुछ देखती हैं, कान बहुत कुछ सुनते हैं, नाक सूंघ लेता है, वहाँ पर ये मखलूक मौजूद है। मुझे बहुत मज़ा आता है। आगे भी कुछ मैं अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम करूँगा जहाँ पे मैं आपको अकेले बैठ के दिखाऊंगा। टीम के साथ मुझे भी मज़ा नहीं आता। सच्ची पूछो क्यों? शायद लोग इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, ये क्या हुआ, हाल 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 हाल, नहीं। जिनको महसूस करना है ना, जिनको अकेले एक कैमरा, जिस तरह अभी स्टोरी सुनते हुए मैं यहाँ पे बहुत कुछ इशारे देते हैं, कल भी आवाज़ें आई हैं, ये घूमती है, खेलते हैं, तो जिन्नात को महसूस करना है, रात खामोशी, फिर आप इंजॉय करें। तो ये थी जी आज की कहानी। मैंने जो भेजी, आप भी अपनी कहानी भेज रहे हैं, आगे भी मज़ीद लोग भेजना चाहते हैं ज़रूर भेजिए। कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करें तो लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके करें, कोई बात भूल जाए तो दोबारा छोटा सा एक वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन लिखें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें, आपने आखिरी लफ्ज़ जो लिखना है STORY, स्टोरी इंग्लिश में या स्टोरी उर्दू में, सीन टेवा टो रे छुटिए री, स्टोरी लाजमी लिखना है। ये नहीं लिखना चाहते तो OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS लिख दे, मैं समझ जाऊंगा कि ये आपने स्टोरी भेजी है। अगर आप OCS लिखना भूल जाएंगे या स्टोरी लिखना भूल जाएंगे उर्दू में या इंग्लिश में, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है, ना मुझे वो पता लग सकेगा, ना मैं उसको नंबर दूंगा। आज भी कई स्टोरीज लिखी हुई आई, मैंने पहले उनको खोलने के बाद उनको मैंने सेव कर लिया। तो आप अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जिस पे आपने भेजना है 009231665550। मैं रिपीट करता हूँ 009231665550। इस पर आप अपनी कहानी सेंड कीजिए। आज की OCS से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।